हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा निबंध लेखन यानी एसे राइटिंग। निबंध शब्द दो शब्दों के सार्थक मेल से बना है। निबंध जमा नी जमाबंद अर्थात अच्छी तरह बंधा हुआ। निबंध में शब्द सीमा के अंतर्गत हम विषयानुसार विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। निबंध के द्वारा लेखक आत्मीयता व्यक्तित्वता के साथ विषय या प्रसंगों पर स्वयं की भाषा शैली में अपने भाव या विचार प्रकट करता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सा? निबंध का आरंभ तथा अंत आकर्षक होना चाहिए। रोचक, प्रभावशाली तथा सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विषय तथा शब्द सीमा को ध्यान में रखकर निबंध लिखना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। निबंध को प्रभावशाली तथा रोचक बनाने के लिए दोहों, मुहावरों, लोकोक्तियों तथा सूक्तियों आदि का प्रयोग करना चाहिए। निबंध के प्रकार। निबंध दो प्रकार के होते हैं। व्यक्ति प्रधान निबंध। इस प्रकार के निबंधों में लेखक के भावों से संबंधित निबंध आते हैं। इन्हें इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। वर्णनात्मक निबंध, जब निबंधकार किसी स्थान या वस्तु का वर्णन करता है, इस प्रकार करता है कि पढ़ने वाले के सामने वह दृश्य सजीव हो उठे, वह वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। भावात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों के अंतर्गत लेखक की निजी अभिभूतियों के आंकलन होते हैं। इसके द्वारा लेखक अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है। इस प्रकार के निबंधों में विचारों की प्रधानता नहीं रहती। विवरणात्मक निबंध। जब निबंधों में अतीत का चित्रण रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाता है तो वे विवरणात्मक निबंध कहलाते हैं। आत्मपरक निबंध। जिन निबंधों में लेखक अपने व्यक्तित्व जीवन के भावों को प्रकट करता है तो वे आत्मपरक निबंध कहलाते हैं। विचारात्मक निबंध। जब लेखक अपने मौलिक विचारों को तर्कबद्ध ढंग से प्रस्तुत करता है तो वे विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। विषय प्रधान निबंध। इस प्रकार के निबंधों का वर्गीकरण विषय के आधार पर होता है। साहित्यिक निबंध। वह निबंध जो साहित्यिक विषयों पर लिखे जाते हैं वे साहित्यिक निबंध कहलाते हैं। आर्थिक निबंध। विभिन्न आर्थिक समस्याओं और आर्थिक विषयों पर लिखे गए निबंध आर्थिक निबंध कहलाते हैं। वाणिज्यिक निबंध। वह निबंध जिनका विषय उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य से संबंध रहता है वे वाणिज्यिक निबंध कहलाते हैं। निबंध के भाग। निबंध दो को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है शीर्षक। निबंध लिखते समय यह आवश्यक है कि निबंध धारक शीर्षक का चयन बहुत सोच विचार कर करें। शीर्षक जहां तक संभव हो छोटा एवं आकर्षक होना चाहिए। प्रस्तावना। इसके माध्यम से निबंध लेखन की शुरुआत की जाती है। इसमें विषय का सामान्य परिचय तथा लेखन क्या कहना चाहता है इसका थोड़ा सा संकेत होना चाहिए। प्रस्तावना की भाषा कसी हुई और विचार गुथे हुए होने चाहिए। विषय वस्तु। इसके अंतर्गत निबंधों में जिन जिन सवालों को आप उठाना चाहते हैं उन्हें क्रमानुसार एक एक अनुच्छेद में देते जाएं। इसके विषय के प्रतिपादन में पुनरावृत्ति नहीं होती और सारी विषय वस्तु स्पष्ट हो जाती है। उपसंहार। यह निबंध का अंतिम भाग होता है। इसमें लेखक अपना उद्देश्य और समस्याएं जो उसके द्वारा निबंध में उठाई गई हैं उनका संक्षेप में उल्लेख करते हुए अपना समाधान प्रस्तुत करता है। चलो अब आ जाते हैं निबंध पर। सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, आजाद हिंद फौज के संस्थापक और जय हिंद का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 ईस्वी को ओडिशा में कटक नामक नगरी में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष जी के पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान में 5वें नंबर के बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस ने प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही प्राप्त की। सुभाष चंद्र बोस अपने माता पिता व भाई के अलावा पाठशाला के मुख्य शिक्षक श्री बेनी माधव का विशेष प्रभाव पड़ा। स्वामी रामकृष्ण एवं विवेकानंद के धार्मिक विचारों से सुभाष चंद्र बोस बहुत प्रभावित थे। सुभाष चंद्र बोस का विद्यार्थी जीवन उच्च कोटि का रहा। वे कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। उन्होंने सभी परीक्षाएं अपने अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण की। 11वीं की परीक्षा में उनका प्रथम श्रेणी स्थान रहा। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में प्रवेश लिया। वहां उन्होंने दर्शन शास्त्र में BA ऑनर्स में प्रवेश लिया। उन्होंने देखा कि कॉलेज में अंग्रेज अध्यापक एवं अंग्रेज विद्यार्थी भारतीयों का बहुत अपमान करते थे। इसमें सुभाष चंद्र बोस के स्वाभिमान तथा देशभक्ति को ठेस पहुंची। एक अंग्रेज अध्यापक के
दुर्व्यवहार को वे सहन न कर सके। फलस्वरूप उस अंग्रेज अध्यापक को उन्होंने एक चांटा मार दिया। इस कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। बाद में 1912 ईस्वी में सर आशुतोष मुखर्जी ने उनके निष्कासन को रद्द कर दिया। सुभाष ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से प्रथम श्रेणी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीए पास करने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस उच्चतर शिक्षा हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए। आईसीएस परीक्षा में उन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ। उन्होंने आईसीएस से त्याग पत्र दे दिया क्योंकि उनके देश प्रेम तथा स्वाभिमान ने अंग्रेजों की मशीन का पुर्जा बनने से मना कर दिया। उस समय स्वाधीनता प्राप्ति के लिए गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जारी था। बंगाल में देशबंधु चित्तरंजन दास एक आंदोलन के नेता थे। सुभाष चंद्र बोस उनके संपर्क में आए। देशबंधु की प्रेरणा से सुभाष कांग्रेस स्वयं सेवक दल के कैप्टन बन गए। असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने की वजह से सुभाष को देशबंधु एवं मौलाना आजाद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 महीने की सजा हुई। कारागार में सुभाष चंद्र बोस एवं देशबंधु चित्तरंजन दास एक दूसरे के बहुत निकट आए। देशबंधु ने सुभाष के राजनीतिक विचारों को बहुत महत्व दिया। सुभाष ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया तब सुभाष भी जेल से छूट गए। उत्तरी बंगाल में भयंकर बाढ़ के समय सुभाष ने तन मन धन से बाढ़ पीड़ितों की सेवा की। उन्होंने बंगला कथा दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया। अंग्रेजी पत्रिका फॉरवर्ड के वे प्रबंधक बने। 1924 ईस्वी में देशबंधु कोलकाता नगर निगम के मेयर चुने गए। उन्होंने सुभाष को कार्यकारी अधिकारी बनाया। क्रांतिकारियों को मदद देने के कारण अंग्रेज शासकों ने उन्हें फिर से जेल में डाल दिया। स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। इसके पश्चात उन्होंने अनेक बार जेल यात्रा की। वे 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के प्रधान हुए। 1939 ईस्वी में त्रिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। महात्मा गांधी से मतभेद के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर सन 1939 ईस्वी में उन्हें स्वयं के घर में ही नजरबंद कर दिया गया। नेताजी ने एक मुसलमान मौलवी का वेश बनाकर पेशावर, अफगानिस्तान होते हुए बर्लिन तक का सफर तय किया। बर्लिन में जर्मनी के तत्कालीन तानाशाह हिटलर से मुलाकात की और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जर्मनी व जापान से सहायता मांगी। जर्मनी ने भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद फौज की स्थापना की और इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस नेताजी नाम से जाने जाने लगे। पर जर्मनी भारत से बहुत दूर था, इसलिए 3 जून 1948 को उन्होंने पनडुब्बी से जापान के लिए प्रस्थान किया। पूर्व एशिया और जापान पहुंचकर उन्होंने आजाद हिंद फौज का विस्तार करना शुरू किया। पूर्व एशिया में सुभाष चंद्र बोस ने अनेक भाषण करके वहां स्थानीय लोगों से आजाद हिंद फौज में भर्ती होने का और आर्थिक मदद करने की मांग की। उन्होंने संदेश दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। आज भी उनकी मृत्यु के कारणों पर विवाद बना हुआ है। वास्तव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन त्याग, तपस्या एवं बलिदान की अनुभव कहानी है। बच्चों, अब आते हैं बढ़ती जनसंख्या एक समस्या। भारत की निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या राष्ट्र की एक भयानक समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए देश अपने ढंग से जुटा हुआ है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश का विकास हो नहीं पा रहा। अतः राष्ट्रीय सरकार ने इसके समाधान के लिए परिवार नियोजन का आह्वान किया है। प्राचीन काल में अधिक पुत्रों की आवश्यकता होती थी। वेदों में 10 पुत्रों की कामना की गई है। सावित्री ने यमराज से अपने लिए 100 पुत्रों का वर मांगा था। कौरव 100 भाई थे। ये उस समय की बातें हैं जब जनसंख्या कम थी। तब समाज की सुरक्षा, समृद्धि और सभ्यता के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि नितांत आवश्यक थी। लेकिन आज समय बदल चुका है। अधिक संतान पिता तथा परिवार के लिए ठीक नहीं होती। अधिक जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही। देश की अधिकांश जनता के गांवों में रहने के कारण उनका जीवन उन्नति नहीं है। वे साधारण जीवन जी रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर कहा जा सकता है कि वह दिन दूर नहीं जब लोगों को घास फूस खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। देश की जनसंख्या उस देश की शक्ति का आधार होती है, परंतु यदि जनसंख्या इसी गति के अबाध रूप से बढ़ती रही हो तो यह देश के पतन का कारण बनेगी, जिसकी कभी यह शक्ति हुआ करती थी। सीमा से अधिक आबादी देश का गौरव नहीं होती। ऐसी दशा में तो वह अभिशाप हो जाएगी।
आबादी की दृष्टि से तो भारत संसार में द्वितीय स्थान पर खड़ा हुआ है, परंतु अन्य क्षेत्रों में वह काफी पीछे खड़ा है। यदि इस तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो यह चीन से भी आगे निकल जाएगा। प्रत्येक देश के साधन सीमित होते हैं। प्रत्येक देश अपने साधनों को बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। उपलब्ध साधनों के अनुरूप ही देश की जनसंख्या को मकान, भोजन, वस्त्र, काम धंधा व अन्य सुविधाएं मिल जाती है। यदि साधन तेजी से बढ़ते हैं और जनसंख्या की वृद्धि थोड़ी होती है तो लोगों को अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएं मिलती है और उनका जीवन स्तर सुधर जाता है। यदि जनसंख्या में वृद्धि की दर साधनों की वृद्धि की दर से कहीं अधिक हो तो लोगों को मिलने वाली सुविधाएं बढ़ने की बजाय घट जाएंगी और उनका जीवन स्तर नीचे गिर जाएगा। एक बात ध्यान देने योग्य है कि साधनों की वृद्धि समानांतर श्रेणी में अर्थात 1, 2, 3, 4 होती है, जबकि जनसंख्या की वृद्धि गुणवोत्तर श्रेणी में अर्थात 1, 3, 9, 27 होती है। अतः यदि जनसंख्या इस गति से न बढ़े तो साधनों में कमी न आएगी और यदि इसी गति से बढ़ती रही तो साधनों की कमी अवश्य पड़ेगी। परिणाम स्वरूप उपलब्ध सीमित साधनों में ही बढ़ती हुई जनसंख्या को भी निर्वाह करना पड़ता है। अतः जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं का अभाव हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी और इन कमियों से उत्पन्न होने वाली बुराइयां, ये समस्याएं प्रत्येक परिवार और प्रत्येक व्यक्ति पर अपना कुप्रभाव डालती है। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि लोग इस बारे में सजग नहीं हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए बड़ी धनराशि रखी जाती है। देश भर में स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं जो इस संबंध में लोगों को निःशुल्क सलाह देते हैं। गर्भ निरोधक दवाएं भी हैं, अन्य उपाय भी हैं। इसी समस्या के आर्थिक निराकरण हेतु सरकार ने कानून बनाकर लड़के लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ा दी है। स्वेच्छा से नसबंदी कराने वालों को सरकार कुछ प्रोत्साहन भी देती है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लोग स्वयं समझे कि छोटा परिवार सुखी रहेगा। परिवार बढ़ने के साथ जिम्मेदारियां, परेशानियां बढ़ेंगी। बड़े परिवार स्वयं अपने लिए, समाज के लिए और सरकार के लिए भी कठिनाइयां पैदा करते हैं। इस भयंकर समस्या का समाधान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक इस समस्या के प्रति जन साधारण में जागृति उत्पन्न करे। सभी गांवों तक स्वास्थ्य योजनाओं को तक लाभ पहुंचाया जाए। केवल एक व्यक्ति जनसंख्या की समस्या का समाधान नहीं कर सकता। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को सहयोग देना पड़ेगा, तभी मनुष्य के जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। परिवार को छोटा रखकर और जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश रखकर हम अपने परिवार, अपने आने वाली पीढ़ियों का भला कर सकते हैं और सरकार को भी परेशानी से उभार सकते हैं। जनसंख्या आधिक्य की समस्या का समाधान परिवार को सीमित रखना है। यह आपका, हमारा अर्थात हम सबका व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्य है। अब आते हैं दहेज प्रथा, एक सामाजिक अभिशाप। प्राचीन काल से पिता विवाह के समय अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी पुत्री को गृहस्थी का सामान उपहार में देता था, परंतु आधुनिक काल में समय के परिवर्तन के साथ साथ यह परंपरा अनिवार्यता में बदल गई। आज दहेज प्रथा ने समाज की सबसे बड़ी समस्या का रूप ले लिया है। माता पिता के लिए संतान से बड़ा कोई धन नहीं होता, संतान से बड़ा कोई सुख नहीं होता। भारतीय समाज में लड़कियां सदैव पूज्य रही हैं। उत्तर भारत में उन्हें कंजक के रूप में पूजा जाता है। वैदिक रूप में लड़कियां यज्ञोपवीत पहनती थी, यज्ञ कराती थी, वे विदुषी होती थी। वेदों का अनेक ऋचाएं नारियों द्वारा रची गई है। आज लड़कियों की सामाजिक स्थिति दयनीय हो गई है। एक और लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों से अधिक अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो रही हैं। दूसरी ओर उन्हें जन्म से ही बोझ और अभिशाप की संज्ञा दी जाने लगी है। समाज का इतना पतन हो चुका है कि गर्भ में ही उनकी हत्या कर दी जाती है। इस स्थिति के लिए यदि कोई दोषी है तो वह है आज के समाज की सबसे भयंकर प्रथा, दहेज। आज का समाज धन के पीछे आंख मूंदकर भाग रहा है। आज लोग छल, कपट, झूठ, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि किसी भी मार्ग को अपनाकर धन बटोरने में लज्जा अनुभव नहीं करते। धन की इसी भूख ने दहेज प्रथा को लड़कियों के लिए अभिशाप का रूप दे दिया है। विवाह युवक और युवती के आजीवन संग रहने का पवित्र बंधन है। विवाह पावन यज्ञ है। विवाह गृहस्थी जीवन में रहने प्रवेश करने की मांगलिक और पावन प्रथा है। अग्नि के समक्ष युवक प्रतिज्ञा करता है कि वह आजीवन पत्नी का तन, मन, धन से ध्यान रखेगा। उसके सुख दुख तक सब साथ होंगे, एक होंगे। वह परिश्रम करके गृहस्थी चलाएगा। वही युवक कम दहेज लाने के लिए कारण पत्नी की हत्या करने से नहीं हिचकिचाता। परिवार के सदस्य राक्षसी रूप करके बहू को जलाकर मार डालते हैं।
कुछ परिवारों में नवविवाहित को दहेज लाने के लिए विवश कर दिया जाता है। दिन रात व्यंग्य बाणों से उसका कोमल हृदय छलनी छलनी कर दिया जाता है। उसके माता पिता के प्रति भरे अपमानों का प्रयोग किया जाता है। कुछ बहुएं अपमान सह नहीं पाती तो वे अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति से परिचित होती हैं। वे जानती हैं कि वह जितना दहेज लाई उससे देने के लिए ही उनके माता पिता ने कितने कष्ट सहे हैं। वे तंग आकर आत्महत्या कर लेती हैं। समाचार पत्रों में प्रतिदिन ऐसी घटनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून बना हुआ है। दहेज के लालची इन कानूनों की चिंता नहीं करते। यदि कानून का भय होता तो प्रतिदिन बहुओं के जलने या आत्महत्या करने की घटनाओं में कमी आ जाती। इसके विपरीत ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। निर्धन माता पिता के पास न्याय प्राप्त करने के लिए धन का अभाव होता है। कचहरियों में वर्षों तक मुकदमे चलते रहते हैं। दहेज न जुटा सकने वाले माता पिता वकीलों की बड़ी बड़ी फीसें नहीं चुका सकते, इसलिए पुत्रियों पर होने वाले अत्याचार सहते रहते हैं। दहेज प्रथा सामाजिक कुप्रथा है। इस समस्या का समाधान कानून से नहीं हो सकता। इसके लिए सामाजिक सोच में परिवर्तन आवश्यक है। जब तक लोग स्वयं दहेज लेना बंद नहीं करते तब तक यह प्रथा समाप्त नहीं हो सकती। इस समस्या को बढ़ावा अमीरों से मिला है। कारें, बंगले, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, फर्नीचर, स्वर्ण आभूषण आदि दहेज के रूप में दिए जाने लगे हैं। प्रत्येक युवक को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वह दहेज प्रथा का विरोध करेगा। यदि विवाह योग्य युवक प्रण कर ले कि वे बिना दहेज के लिए विवाह करेंगे तो इस समस्या से तुरंत छुटकारा मिल सकता है। बच्चों, अब आ जाते हैं अध्याय संक्षेप यानी लेट्स समराइज पर। निबंध में भाव या विचार पूर्णतः एक सूत्र में बंधे हुए रहते हैं। निबंध लिखते समय विचार, विषय तथा शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। निबंध दो प्रकार के होते हैं, व्यक्ति प्रधान और विषय प्रधान। निबंध को 4 भागों में बांटा गया है, शीर्षक, प्रस्तावना, विषय वस्तु और उपसंहार। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।